तो आज है 4/1/21। ठीक है। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अप्लाइड है। अभी तक थ्योरी वाला पोर्शन था, हो सकता है कुछ बातें ना आई हो समझ में, तो मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूं। हमने ये जाना था कि हम जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है या परमाणु में नाभिक जो है वो दो तरह की घूर्णन गति करता है। एक, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिससे उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको हम कहते हैं कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। कक्षक चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल से दर्शाया जाता है, जिसके लिए सूत्र है एल एल प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। ठीक है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, जिससे वो एक और चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, एक और चुंबकत्व उत्पन्न करता है, जिसको हम कहते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और इस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाया जाता है म्यू एस से, जिसके लिए फॉर्मूला है 4s एस प्लस वन बोर मैग्नेटॉन, या इसी को ऐसा भी दर्शाया जाता है अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। दोनों ही सूत्र हैं। अब किसी परमाणु में कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, स्वाभाविक तौर पे कुल चुंबकीय आघूर्ण में कुछ योगदान कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का होगा और कुछ योगदान चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का होगा। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो हम लिखते हैं, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इसको हम लिखते हैं म्यू एल प्लस एस बराबर अंडर रूट एल एल प्लस वन प्लस एन एन प्लस टू। ये कुल परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है। पर क्या बस इतने से ही है सही? नहीं, वास्तव में होता यह है कि हो सकता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की दिशा और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक समान हो तो जुड़ जाएगा। हो सकता है विपरीत हो तब घटेगा। हो सकता है कुछ हद तक समानांतर हो, कुछ ना हो। तो ये जो सरलीकरण है इसको हम एलएस युग्मन कहते हैं। एलएस युग्मन, इसी को रसेल सैंडर्स युग्मन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको और डिटेल कर रहा हूं इसको। रसेल सैंडर्स युग्मन। तो ये बात समझिए कि जब कक्षक चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित नहीं करते, इसका मतलब कक्षक चुंबकीय आघूर्ण अपने आप में अलग है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण अपने आप में अलग है, दोनों एक दूसरे के ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं, तब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इस सूत्र से दर्शाया जाता है म्यू एल एस। लेकिन जब क्या होता है, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के ज्यादा निकट आ जाते हैं, तो कक्षक चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। इससे एक और जटिल अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होती है। एलएस युग्मन ही है, उससे एक जटिल एलएस युग्मन उत्पन्न होता है और एक नया चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम जे चुंबकीय आघूर्ण या कक्षक चक्रण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के नाम से भी जानते हैं, तो ये उत्पन्न होता है।
तो याद रखिए कि एलएस युग्मन का मतलब है एल और एस का मिलना, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मिलना। यह मिलना दो प्रकार का होता है। एक, जब दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो सरल सूत्र है म्यू एल एस बराबर अंडर रूट एल एल प्लस वन प्लस एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन सरल। ये भी एलएस युग्मन है। लेकिन जब ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो इसकी वजह से जटिल अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होती है, और ये जटिल अन्योन्य क्रिया जो है ये आगे और भी चीजों को करती है। तो इससे कुछ और परिणामी कोणीय संवेग उत्पन्न होते हैं। तो हम देखते हैं यहां कुछ चीजें और। परमाणु में ऊर्जा स्तर किस तरीके से निकाले जाते हैं। यहां तक एलएस युग्मन। अब आगे आइए थोड़ा सा ऊर्जा स्तरों के बारे में, ताकि हम ये जान सकें कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था किस तरीके से हो सकती है। परमाणु में ऊर्जा स्तर, जैसे मान लीजिए P1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2p1 3p1 4p1, P में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप उसको कैसे रख सकते हैं। इसको रखने के 6 तरीके हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। कौन कौन से तरीके हैं देखें जरा हम। मान लीजिए ये +1 0 -1, याद है आप -1 से शुरू करते थे, यहां हम +1 से शुरू करेंगे, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। आप यहां इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये आद्य अवस्था है, ये मूल अवस्था है, क्योंकि हम ऐसा ही रखते आए हैं। आप यहां भी रख सकते हैं, आप यहां भी रख सकते हैं, आप इसमें उल्टा रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें। और कोई तरीका है क्या। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन के पी कक्षक में 6 तरीके के संभव विन्यास हैं। 6 तरीके से वो इलेक्ट्रॉन उस पी कक्षक में हो सकता है, जिसमें सबसे मूल और सबसे सरल अवस्था पहली वाली है। बाकी अवस्थाएं भी होती हैं। इन्हीं को परमाणु में ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम P2 की बात करें तो कैसे निकालोगे। इसको निकालने का तरीका जो फॉर्मूला है, ऊर्जा अवस्थाएं बराबर होता है एक सेकंड में, मैं कुछ छोटा सा फार्मूला है बहुत सरल सा, वो आपको बताता हूं। फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ r n, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r गुणा n माइनस r का फैक्टोरियल। ये n क्या है। n है उपकोष की क्षमता, यानी उस उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। r है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हमको निकालना है P2 में ऊर्जा स्तर, तो कैसे निकालेंगे। P की कुल क्षमता है 6 इलेक्ट्रॉन की, उपस्थित इलेक्ट्रॉन है 2, तो फैक्टोरियल आ जाएगा 6 - 2
ऊपर वाले को हम लिखेंगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस अंक का फैक्टोरियल कर रहे हैं वहां से एक एक अंक घटाते हुए गुणा करते एक तक जाना है। फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 6 में से 2 गया, 4 बचा। फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 से लेके यहां तक तो कैंसिल हो गया। अब 2 का कर दो, 2 तिया 6, 5 तिया कितना आया 15। यानी कि 2p के इलेक्ट्रॉनों को हम 15 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब मैं इन 15 तरीके से व्यवस्थित करके आपको निकाल के बताऊंगा कि कक्षक चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय कुल कक्षक क्वांटम अंक और कुल चक्रण क्वांटम अंक कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, 2-3 बातें इसके बाद और बता रहा हूं, फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पहले आपको निकालना होगा परिणामी चक्रण क्वांटम अंक S। ये होता है n/2। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा है, ये तो आसान है, इसको अभी निकाल कर दिखाता हूं। परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या, हाँ, कक्षक क्वांटम संख्या, या इसी को परिणामी कोणीय संवेग क्वांटम अंक भी कहा जाता है, L। L निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिन जिन कक्षकों में हैं उन कक्षकों के m का मान यानी कक्षक की संख्या क्या है उसको जोड़ देते हैं, तो निकल आता है। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपको P2 का निकालना है, तो आप P में सामान्य मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को भर लीजिए, 1 2। कक्षक का अंकन 1 0 -1 होगा। अब अगर आपको परिणामी चक्रण क्वांटम अंक S निकालना है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, 2/2 बराबर आ जाएगा 1। परिणामी कक्षक क्वांटम अंक निकालना है तो पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है +1 पे और दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कक्षक नंबर 0 पे। कक्षक का क्या क्रमांक है? तो 1 + 0 बराबर आ गया 1। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है बहुकता या मल्टीप्लिसिटी। बहुकता या मल्टीप्लिसिटी का सरल अर्थ यह है कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ऐसे कितने अभिविन्यास हैं जिनके लिए L और S का मान सेम मिलेगा हमको, है ना। मैक्सिमम कितने संभावनाएं हैं इस व्यवस्था की, इसी को बहुकता कहते हैं। और बहुकता निकालने का सूत्र है, अच्छा, बहुकता या मल्टीप्लिसिटी ये निकालने का सूत्र है 2s + 1। तो आपके पास s का मान 1 है, मान रखिए 2 × 1 + 1 बराबर 3। बहुकता हो गई 3। अब इसके लिए जब आप क्या करते हैं, पद संकेत। पद संकेत क्या होता है? पद संकेत एक तरह से क्वांटम संख्या का ही रूप है, समझ लें इस तरीके से कि जैसे मान लो L का मान 1 आया है तो हम क्या पढ़ते थे, L का मान अगर 0 है तो S होता है, 1 है तो P होता है, 2 होता है तो D होता है। ठीक ऐसे ही यहां कैपिटल लेटर में होगा। यदि L बराबर 1 है तो पद संकेत, सॉरी, L बराबर 0 है तो पद संकेत होगा हमारा S। L बराबर 1 है तो पद संकेत P। L बराबर 2 है तो पद संकेत D।
3 है तो F, 4 है तो G। इस तरीके से अलग अलग पद संकेत मिलेंगे। और कुल पद संकेत व्यक्त करने का जो तरीका है वो क्या है आपका? वो है L 2S प्लस 1J। अब देखो इसमें से दो चीज आप निकाल चुके हो। 2S प्लस 1 यानी बहुपता निकालना बता दिया मैंने। L परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या जिसके आधार पे आप पद संकेत लिखेंगे वो। अब ये J क्या है? J जो है आपका, ये एक्चुअल में एक नई क्वांटम संख्या है। यानी कि इसको हम कहते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है, चक्रण कक्षक युग्मन। यह अन्योन्य क्रिया एक नवीन क्वांटम अंक को जन्म देती है जिसे संपूर्ण कोणीय क्वांटम अंक कहते हैं। संपूर्ण कोणीय क्वांटम अंक J है। तो J कैसे निकलेगा भाई? तीसरा क्वांटम अंक निकालने का सरल तरीका है, संपूर्ण कोणीय क्वांटम अंक J। कैपिटल J है, स्मॉल j भी यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल J बराबर होगा L प्लस माइनस S। अब आपका L बराबर 1 है और S बराबर भी कितना मिला है हमको? 1। तो J का क्या मान होगा? J का मान होगा पहले L प्लस S, L प्लस S यानी 1 प्लस 1 बराबर 2। दूसरी बार ये होगा L माइनस S, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब हुआ J का यहां पे न्यूनतम मान क्या होगा? 0 और अधिकतम मान कितना होगा? 2। तो J के कुल मान होंगे, एक एक बढ़ा देंगे न्यूनतम से अधिकतम तक। ये होगा 0 1 2। 0 से शुरू करके 2 तक जाना है एक एक बढ़ाते हुए। तो इस तरीके से आप किसी का पद संकेत निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। इतना सारा छोटा छोटा चीज हो गया, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो मुश्किल होगी। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आपको परीक्षा में क्या आएगा? आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा P2 की आद्य अवस्था, आद्य मतलब मूल अवस्था के लिए पद संकेत ज्ञात कीजिए। तो आपको P2 पहले बॉक्स बनाना है। बॉक्स के ऊपर +1 0 -1, माइनस से शुरू नहीं करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, P2 है क्योंकि। अब यहां आपको परिणामी या कुल कक्षक क्वांटम अंक निकालना है। तो कुल कक्षक क्वांटम अंक कितना है? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है 1 में और एक है 0 में, तो टोटल आ गया 1। इसके लिए जो पद संकेत होगा या अवस्था होगी, जो पद होगा हमारा, वो होगा आपका P। मैंने बता दिया है L बराबर 1 होने पे क्या होगा? P। दूसरा, कुल चक्रण क्वांटम अंक n/2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2/2 बराबर आ गया 1। इसके तुरंत बाद ही आपको निकाल लेना चाहिए बहुकता। बहुकता होता है 2s प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया 2 × 1 + 1 बराबर 3। तो अब जो हमारा संकेत बना वो बना 3 के P के ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लगा दिया, आधा काम हो गया। अब हमको निकालना है संपूर्ण कोणीय क्वांटम अंक या परिणामी कोणीय क्वांटम अंक।
परिणामी कोणीय क्वांटम अंक जो है J बराबर हमने अभी अभी पढ़ा कि ये होता है L प्लस माइनस S, यानी कि 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0। एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, आप चाहें तो जैसा मैंने यहां अलग अलग किया हुआ है आप वैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो J के कुल मान हुए हमारे पास 0 1 2। तो अब हमारे पास 3 पद संकेत हैं, 3p0 3p1 3p2। ठीक है, 3p1 3p के यहां तक आपको एग्जाम में निकालना है, पर बात पूरी नहीं हुई। हुंड ने इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं भी कहा जाता है। इन पद संकेतों को ऊर्जा अवस्था या स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं भी कहा जाता है। तो इन अवस्थाओं में कौन सी अवस्था ज्यादा स्थायी है? ठीक है, स्थायित्व के लिए हुंड ने नियम दिया। हुंड का नियम कहता है कि जिस अवस्था के लिए बहुलता अधिक है वो सबसे स्थायी है। पहला नियम, जिसकी बहुलता उच्च है उसका स्थायित्व भी उच्च होता है। तो यहां तो तीनों की बहुलता सेम है। तो दूसरा क्लॉज, यदि बहुलता समान है तो जिसके लिए L का मान उच्च होगा वह अधिक स्थायी होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर बहुलता समान है तो F ज्यादा स्थायी, D उससे कम, P उससे कम, S सबसे कम। ठीक है। तीसरा, हमारे यहां तो तीनों में L भी समान है, बहुलता भी समान है, L भी समान है, तो ये दोनों नहीं लगेगा। अब ऐसे में यदि L भी समान है, यानी बहुलता और L दोनों समान है, तब आपको यह देखना है कि यदि उपकोश आधे से कम भरा है तो J का निम्नतम मान अधिक स्थायी होगा और यदि उपकोश आधे से अधिक भरा है तो J का उच्चतम मान अधिक स्थायी होगा। क्या मतलब है इसका? अब इसमें तो P ही कक्षक है, आपको देखना है P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। P की कुल क्षमता कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन की। 6 का आधा कर दो, 3 से कम इलेक्ट्रॉन है कि 3 से ज्यादा? अगर 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, यहां आधे से कम है,
तो जे का जो कम मान है 0, ये ज्यादा स्थायी होगा और अधिक वाला कम। लेकिन अगर ये P4 या P5 होता तो ऐसी स्थिति में जे का उच्च मान ज्यादा स्थायी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका है हुंड का नियम, और इसको निकालना, पद संकेतों को निकालना मैंने आपको बता दिया। इस आधार पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक और छोटे टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं म्यू एस तथा म्यू इफेक्टिव के मान में सह संबंध। ठीक है, क्या संबंध है म्यू एस व म्यू एल में संबंध? एलएस युग्मन का सार क्या है? पहला तो यह है कि किसी परमाणु के कक्षक में गतिशील इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल की उत्पत्ति होती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू एस की उत्पत्ति होती है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? म्यू एल प्लस एस बराबर अंडर रूट एल, एल प्लस 1 प्लस 4s s प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत, जब एलएस युग्मन होता है तो एक नवीन क्वांटम अंक जे उत्पन्न होता है। मूल अवस्था में जे ऊर्जा स्तर जो एलएस युग्मन से उत्पन्न होते हैं एक दूसरे के अति निकट होते हैं, और ऐसी स्थिति में म्यू इफेक्टिव इसी संबंध से दर्शाया जाएगा। अगर जे का मान एक दूसरे के बहुत नजदीक है तो उसको अलग अलग क्यों मानना है, एक ही मान लेना। और ऐसे में जब जे के मान अति निकट हों तो म्यू प्रभावी, अंग्रेजी में EFF लिखा होगा, ये हो जाएगा एल, एल प्लस 1 प्लस एन, एन प्लस 2। आप 4s s प्लस 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि जब जे के मान में बहुत अंतर हो, जब जे के मान में अंतर हो, अधिक अंतर हो, तब म्यू इफेक्टिव या प्रभावी जो है इसको आप दर्शाएंगे एक नए उससे, जे प्लस 1 से। ठीक है ना, जे प्लस 1 से। और प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए जहां की एल का मान नगण्य हो जाता है, म्यू प्रभावी केवल एस के मान से दर्शा दिया जा सकता है। तो आपने 4 संबंध देखे, 1 2 3 4। पहला संबंध यह बताता है कि सामान्य परिस्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला एक्चुअल में नहीं है, 3 ही मेन संबंध है। फार्मूले का इस्तेमाल कब कब करना है? जब जे का मान अति निकट हो तो सरल सूत्र से बात बन जाएगी। जब जे के मान में अंतर हो तो नया क्वांटम अंक जे वाला आएगा, ऐसा करके जो पद संकेत निकालना पड़ेगा आपको अलग अलग के लिए, तो वो ये वाला होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए जब हम देखते हैं कि कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का मान चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के आगे नगण्य है, तो फिर नीचे वाला इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान, ये बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आते हैं इसका उपयोग क्या है, अनुप्रयोग, इतना जो पढ़ा चुंबकीय आघूर्ण निकालना, उसका यूज क्या है। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण के सही मान ज्ञात करने से आप क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था की गणना कर सकते हैं।
सबसे पहला अनुप्रयोग होगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था की गणना। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि Fe+3 के साथ किसी आयन या आयन के समूह की ऑक्सीकरण अवस्था उस पर उपस्थित आवेश या प्रभावी आवेश द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो हमको यह पता लगाना होता है कि दिए गए संकुल में कौन सी स्थिति है, कौन सी नहीं है। जैसे Fe+3 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि Fe+2 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला उदाहरण के लिए, आपको आयरन का कोई कंपाउंड दिया गया, आपको पता लगाना है कि उसमें आयरन +3 में है या आयरन +2 में है। आयरन +3 अवस्था में 3d4 होता है, 3d, हाँ 4 होता है, और आयरन +2 अवस्था में, सॉरी, ये 5 होता है और ये 3d6 होता है। तो अगर D5 को आप देखें तो पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अगर मानते हैं हम, तो ऐसा होगा। और D6 को अगर आप देखें तो इसमें n बराबर 5 है, तो 5/2 या 5 n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसकी जगह √n+2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कहा था। तो अगर यहां पे हम इस्तेमाल करें तो n यानी 5, 5-2, और यहां आ जाएगा 4 और 4-2, तो 5-2 7, 7-5 35, ये लगभग आ जाएगा आपका 5.8 समथिंग, और ये आ जाएगा 4-2 6, 6-4 24, ये आ जाएगा 4.8 समथिंग। दोनों के चुंबकीय आघूर्ण में अंतर है, तो आप दिए गए यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण अगर 4.8 के आसपास आता है, मतलब वो Fe+2 है, और अगर ज्यादा मिलता है तो वो Fe+3 है। इस तरीके से आप अज्ञात आयन का भी क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा आप संकरण की गणना भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए। अगर हम बात करें आयरन FeCN6 में, और बाकी में भी हम करते हैं, ठीक, 2 कंपाउंड ले रहा हूं मैं, FeCN6 3- और FeF6 3-। दोनों में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है। हमको पता कैसे चले कि कौन सा संकरण हुआ है? संकरण 2 तरह के होते हैं, आंतरिक कक्षक संकरण और बाह्य कक्षक संकरण। ध्यान से देखेंगे, दोनों में ही 3d6 है, 3d5 है, सॉरी। तो हमने बना लिया भाई 1 2 3 4 5, 4s 4p। मैं पहले वाले को या अलग अलग बता रहा हूं आपको। पहली संभावना, प्रथम संभावना, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, S और P खाली है, फिर उत्तेजित अवस्था में युग्मन हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6, और संकरण होगा हमारा
D2sp3 जिसमें साइनाइड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, D5 है सब ऐसा। इस परिस्थिति में अगर ये वाला संकरण होता है, कौन सा, D2sp3, तो n बराबर होगा 1, क्योंकि सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 1 1 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 एकम 3, यानी ये हो जाएगा 1.73, म्यू का मान 1.73। दूसरा, अगर ये वाला D 3D भाग न ले तो ये कौन सा संकरण है, ये है आंतरिक कक्षक संकरण। दूसरी संभावना है कि 3D का इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं ले रहा है, थ्री डी 4s 4p 4D खाली है, तो यहां संकरण हुआ बाहर वाला, और साइनाइड सब बाहर जम गए। अब जो संकरण हुआ है वो है sp3d2, इसको हम कहेंगे बाह्य कक्षक संकरण। यहां n बराबर हमारे पास कितना है, 5 है, तो म्यू का मान आएगा √5 पाई प्लस 2, ये आ जाएगा 5.8 के आसपास। अब आपको आपका पदार्थ लेना है, कोई भी पदार्थ दिया हो, जैसे हमने जब FeCl6 वाला चेक किया तो हमने पाया इसके लिए म्यू का मान 5 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये है, सॉरी 1.7 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि फेरिसाइनाइड में या हेक्सासाइनोफेरेट में जो संकरण है वो आंतरिक कक्षक D2sp3 हुआ है, जबकि इसके लिए म्यू का मान 5 के आसपास मिलता है, जो बताता है इसमें जो संकरण हुआ है वो बाहर वाला है। तो इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा संकरण हुआ है। इसके अलावा आप जब ये जान जाते हैं कि संकरण कौन सा हुआ है तो आप संरचना बना सकते हैं, है ना, त्रिविम संरचना। जैसे निकल या कोबाल्ट में दो तरह का संकरण संभव है, DsP2 और sp3, दोनों हो सकता है। तो इसी तरीके से चुंबकीय आघूर्ण से आप जान सकते हैं कि उसमें sp3 हुआ है या DsP2। अगर DsP2 मिलता है तो वर्ग समतलीय संरचना होगी, और अगर sp3 मिलता है तो चतुष्फल की संरचना होगी। इसके अलावा विवादास्पद संरचनाओं या अनपेक्षित संरचनाओं का स्पष्टीकरण, एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कॉपर एसिटेट, कॉपर एसिटेट एक्चुअल में होना चाहिए ये फॉर्मूला, कॉपर एसिटेट में कॉपर +2 अवस्था में है, D9 है, इसलिए इसको होना चाहिए अनुचुंबकीय। D9 का मतलब विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक न एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा ही, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होना चाहिए, अनुचुंबकीय। लेकिन मामला गड़बड़ है, ये होता है प्रतिचुंबकीय। तो इससे हमको ये अंदाजा मिला कि कॉपर एसिटेट जो है, क्यूप्रिक एसिटेट, उसका अणु अकेले नहीं रहता, उसका अणु हमेशा डाइमर या द्विलक बनाकर रहता है, इसलिए उसका सूत्र ऐसा लिखना गलत होगा। सूत्र होगा Cu2 CH3COO4।
वास्तव में इसी के दो अणु आपस में इस तरीके से मिलते हैं कि एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है और अनुचुंबकीय होते हुए भी ये प्रतिचुंबकीय प्राप्त होता है। तो अनपेक्षित था, ये उम्मीद नहीं थी हमको, लेकिन ये मिला। नेक्स्ट है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। आप इसके आधार पे ये पता लगा सकते हैं कि जिन पदार्थों का कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण है उसमें संभवतः विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। यौगिकों की संरचना, हवा में ऑक्सीजन, ये बढ़िया एग्जाम्पल है कि चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से हम गैसों में ऑक्सीजन का पता लगा सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका चुंबकीय आघूर्ण बाकी गैसों से ज्यादा होता है। तो अगर कोई मिश्रण गैस का हमको दिया जाता है, हम उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं और पता चलता है इसका चुंबकीय आघूर्ण तो अच्छा खासा है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं इस मिश्रण में ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। एक टॉपिक छोटा सा है छोड़ के, वो मैं डायग्राम बनाऊंगा या मॉडल बना के बताऊंगा, तभी समझ में आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये चैप्टर आपका तीसरा समाप्त हुआ। जो मैंने आपको एल, एस और मूल पद निकालना बताया है उसको अच्छी तरह तैयार करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में वो काम आएगा, आपको वो बनना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक।